हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो प्रीवियस सेशन में बार इन सीरीज़ कंप्लीट हो चुका था। अब आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बार्स इन पैरेलल कनेक्शन। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। बार्स इन पैरेलल कनेक्शन, जैसा कि आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम बार को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर डिफॉर्मेशन बराबर होगा, डिफॉर्मेशंस बराबर होगा सभी बार में। एंड लोड यहाँ पर क्यूमुलेटिव होगा। यहाँ पर लोड क्या होगा? क्यूमुलेटिव होगा, आपको ऐड करना होगा। ठीक है, ओके। और जब भी आप दो या दो से ज़्यादा बार को पैरेलल में जोड़ते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं कंपोजिट बार। क्या बोलेंगे उसे? कंपोजिट बार। आप उसे सिंपली कंपोजिट बार बोलेंगे। ओके। और जब आप पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक है, जब आप पैरेलल में जोड़ते हैं तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? डिफॉर्मेशंस आर इक्वल। डिफॉर्मेशंस आर इक्वल। एंड लोड क्या होगा? लोड आपका क्यूमुलेटिव हो जाएगा। लोड्स आर क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव। डिफॉर्मेशंस आर इक्वल एंड लोड्स आर क्यूमुलेटिव। पैरेलल कनेक्शन में ये मैंने आपको बताया हुआ भी है। ओके, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब भी बार को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसे सिंपली कंपोजिट बार कहा जाता है। और पैरेलल कनेक्शन में डिफॉर्मेशंस बराबर होगा एंड लोड क्यूमुलेटिव होता है। अब कैसे डिफॉर्मेशन बराबर होगा, लोड क्यूमुलेटिव होता है, ये सब कुछ हम लोग अभी यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, आइए माय डियर, ध्यान देना है। चलिए अब हम आपको बार इन पैरेलल कनेक्शन का फिगर दिखाते हैं। आप देखिए, जब दो बार को पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा तो किस तरह कनेक्ट किया जाएगा, ये आप यहाँ पर देखिए। सपोज एक स्टील बार है। सपोज एक स्टील बार है, ये वाला। दिस इज ए स्टील बार। ओके, ये क्या है? स्टील बार। ओके, और इस स्टील बार के बाहर एक ट्यूब लगा हुआ है। सपोज वो कॉपर ट्यूब है, इसके बाहर एक कॉपर ट्यूब लगा हुआ है। ओके, ये बाहर देखिए एक कॉपर ट्यूब लगा हुआ है और कॉपर ट्यूब के अंदर में आपका क्या है? स्टील बार है। ठीक है, दिस इज योर स्टील बार। इसे आप 2 मान लीजिए। और ये आपका क्या है? कॉपर ट्यूब, इसे आप 1 मान लीजिए। ओके, तो यही है आपका पैरेलल कनेक्शन। दोनों बार यहाँ पर क्या है? पैरेलल में कनेक्ट है। ओके, सपोज यहाँ पर ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। This is the longitudinal axis of this composite bar and यहाँ पर एक एक्सियल लोड अप्लाई किया गया है P। यहाँ पर एक एक्सियल लोड P अप्लाई किया गया है। तो यही फिगर है माय डियर बार्स इन पैरेलल कनेक्शन का। दो बार यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, जिसमें फर्स्ट बार है आपका स्टील बार एंड उसके बाहर एक कॉपर ट्यूब लगाया गया है, यानी ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है। और फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि P लोड, यहाँ पर P एक्सियल लोड एक्ट करवाया जा रहा है। तो सोचिए यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर दोनों में सेम डिफॉर्मेशन होगा। दोनों ही बार सेम इलोंगेट करेगा। सपोज इतना इलोंगेट किया है
सपोज इतना इलोंगेट किया है, ओके। तो दोनों में इलोंगेशन सेम होगा क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्ट है। सो डेल्टा वन का मतलब क्या है, डिफॉर्मेशन इन कॉपर ट्यूब विल बी इक्वल टू डिफॉर्मेशन इन द स्टील बार। डेल्टा 1 डेल्टा 2 दोनों में सेम होगा। जितना ये स्टील बार इलोंगेट होगा इस लोड के कारण, उतना ही इलोंगेशन कॉपर ट्यूब में भी होगा, ठीक है। यही आपको मैंने बताया था कि पैरेलल कनेक्शन में डिफॉर्मेशंस बराबर होता है, ओके। अब सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया हुआ है कि लोड्स आर क्यूमुलेटिव। लोड्स क्यूमुलेटिव होता है, इसका क्या मतलब है, देखिए ये लोड P इस पूरे कंपोजिट बार पर लगाया जा रहा है, तो ये लोड दोनों में शेयर होगा, दोनों में शेयर होगा। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि दोनों में इक्वल शेयर होगा, नहीं। हाँ, ये श्योर है कि ये लोड शेयर होगा दोनों में। कुछ लोड इस लोड के कुछ हिस्से को, कुछ पार्ट को स्टील बार रेजिस्ट करेगा और कुछ पार्ट को कॉपर ट्यूब रेजिस्ट करेगा। बात समझ में आ रहा? तो यहाँ पर सपोज कॉपर ट्यूब के अंदर जो रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, सपोज वो P1 है। सपोज कॉपर ट्यूब के अंदर P1 रेजिस्टिव फोर्स काम कर रहा है, ओके। और फिर स्टील ट्यूब में सपोज P2 रेजिस्टिव फोर्स काम कर रहा है स्टील बार में, इसको अपोज करने के लिए, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर 100 फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो हो सकता है कि स्टील बार 60 को बर्दाश्त कर रहा हो और कॉपर ट्यूब 40 को बर्दाश्त कर रहा हो, 60-40, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बराबर होगा, वो डिपेंड करेगा बार के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, ओके। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, P1 P2 क्या है, P1 and P2 लोड रजिस्टेड बाय P1 किसके कारण है, कॉपर ट्यूब एंड स्टील बार रिस्पेक्टिवली। लोड रजिस्टेड बाय कॉपर ट्यूब एंड स्टील बार रिस्पेक्टिवली, ओके। अब यहाँ पर देखिए, तो आप यहाँ पर सिंपली ये बोल सकते हैं कि सर ये P बराबर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। P बराबर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन ये है, जब बार पैरेलल में कनेक्ट है तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन ये है कि दोनों ही डिफॉर्मेशन बराबर होगा। सेकेंड कंडीशन मैंने क्या बताया था कि लोड्स आर क्यूमुलेटिव, यानी P बराबर क्या होगा, P1 प्लस P2। बात समझ में आ रहा है? अब ये P बराबर P1 प्लस P2 कैसे आया है, ये अभी हम लोग समझेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब मैं यदि आपसे पूछूं कि बाबू ये बताओ कि ये कौन सा बार है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बार है या स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बार है, ठीक है। तो जनरली बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो देखते हैं कि इसका वन एंड फिक्स्ड है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन होगा, ठीक है, और फिर यहाँ पर स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन 1 ही है, ठीक है, जो यूज़फुल है वो 1 ही है, तो दोनों बराबर है, दैट मीन्स ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट बार होगा। नो माय डियर, नो, ये आपका स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बार है। कैसे, वो देखिए, ये दोनों लोड कहाँ काम कर रहा है, यहाँ पर काम कर रहा है, और ये दोनों क्या है, रेजिस्टिंग लोड है, मतलब ये रिएक्शन है। ये दोनों लोड क्या है, रिएक्शन है माय डियर, ठीक है। P1 रिएक्शन किसके द्वारा ऑफर किया जा रहा है, कॉपर ट्यूब के द्वारा। P2 जो रिएक्शन ऑफर किया गया है किसके द्वारा, स्टील बार के द्वारा, ठीक है। स्टील बार में इतना रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर टोटल रिएक्शन, नंबर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर 2 है।
और यहाँ पर नंबर ऑफ यूजफुल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन सिर्फ एक है, सिर्फ आप एक ही इक्वेशन को यूज़ करेंगे। कौन सा? समेशन ऑफ v बराबर 0, वर्टिकल फोर्स है ना, तो समेशन ऑफ v बराबर 0 यहाँ पर यूज़ होगा। तो नंबर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर नंबर ऑफ यूजफुल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ज़्यादा है। सो दिस कंपोजिट बार विल बी कॉल्ड एज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बार। क्लियर हुआ? याद रखेंगे आप। तो चलिए माय डियर यहाँ पर देखते हैं। here summation of v will be 0. So summation of v will be 0, that means p minus p1 minus p2 will be 0. So p is equal to p1 plus p2। यहीं से आपका p बराबर p1 plus p2 आ रहा है, जो कि आपने यहाँ पर लिखा है। So number of useful static equilibrium equation is here 1, but number of reactions in the member, reactions in the bar is 2. Here number of reactions is greater than number of useful static equilibrium equation. Here number of reaction is greater than number of useful static equilibrium equation. So this bar will be called statically indeterminate bar। याद रहेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब भी बार को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो बताइए वो कंपोजिट बार स्टैटिकली डिटर्मिनेट बार होगा या स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बार होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, चलिए माय डियर, अब यहाँ पर देखते हैं, आप ध्यान देंगे। 2 कंडीशन तो आपने देख लिया, अब एक तीसरा कंडीशन भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि दोनों में डिफॉर्मेशन सेम होगा। ओके, दोनों में डिफॉर्मेशन सेम है और दोनों ही बार का लेंथ भी सेम है। जब लेंथ सेम है और डिफॉर्मेशन सेम है तो क्या स्ट्रेन सेम होगा? बिल्कुल होगा। स्ट्रेन बराबर यहाँ पर क्या होगा? डेल्टा बाय एल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही बार का लेंथ भी एल है, डिफॉर्मेशन भी डेल्टा है। सो दोनों ही बार में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन सेम हो जाएगा। तो थर्ड पॉइंट क्या होगा माय डियर? एज डेल्टा 1 is equal to डेल्टा 2 and L1 is equal to L2 is equal to L, so longitudinal strain in first bar will be equal to longitudinal strain in second bar. So थर्ड पॉइंट आपका ये हो गया। ये हमेशा नहीं होगा, ये पॉइंट हमेशा होगा। पैरेलल में कनेक्ट है तो डिफॉर्मेशन बराबर होगा, लेकिन ये पॉइंट हमेशा नहीं होगा। ये किस पर डिपेंड करेगा? लेंथ पर डिपेंड करेगा। डिफॉर्मेशन तो बराबर है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेंथ बराबर होगा तभी तो स्ट्रेन बराबर होगा। इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि लेंथ बराबर है, ओके, तो स्ट्रेन भी बराबर होगा। मैं अभी आपको एक फिगर दिखाऊंगा, वहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट रहेगा बट लेंथ सेम नहीं है, तो फिर वहाँ पर स्ट्रेन सेम नहीं होगा, लेकिन डिफॉर्मेशन तो सेम होगा। तो आपको बस यही याद रखना है
कि अगर बार पैरेलल में कनेक्ट है तो वहाँ पर डिफॉर्मेशन तो बराबर होना ही है एंड लोड्स क्यूमुलेटिव तो होगा ही। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट जो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, लेंथ पर। अगर लेंथ भी बराबर हो गया, अगर लेंथ बराबर दिया हुआ है तो स्ट्रेन भी बराबर हो जाएगा। ओके, चलिए अब जब स्ट्रेन बराबर है तो स्ट्रेन बराबर आप क्या जानते हैं, स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस। तो आप क्या लिखेंगे, यानी सिग्मा 1 डिवाइड बाय E1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 डिवाइड बाय E2 बोलेंगे ना जी। सो सिग्मा 1 डिवाइड बाय E1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 डिवाइड बाय E2। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुका है। चलिए माय डियर, अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। ओके, देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ से एक बार हैंग हो रहा है और फिर यहाँ पर भी एक बार, यहाँ से भी एक बार हैंग हो रहा है, बट इस दोनों बार को कंबाइन किया गया है और यहाँ पर एक लोड लग रहा है P। ऐसा मान लीजिए आपको फिगर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, दिस इज योर फर्स्ट बार, दिस इज योर सेकेंड बार। दोनों का लेंथ अलग अलग है, इसका लेंथ L1, इसका लेंथ L2। तो सबसे पहली बात आप क्या बोलेंगे कि ये दोनों बार पैरेलल में कनेक्ट। तो जब पैरेलल में कनेक्ट होगा तो आप दो पॉइंट जानते हैं कि डिफॉर्मेशन दोनों में सेम होगा और लोड्स भी क्यूमुलेटिव होगा। तो P नीचे काम कर रहा है तो इसका कुछ पार्ट इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड कुछ पार्ट ये रजिस्ट करेगा 2। सपोज P1 रजिस्ट कर रहा है 1, P2 रजिस्ट करेगा 2 और दोनों ही बार में डिफॉर्मेशन सेम होगा। दोनों ही बार में डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2। सो यहाँ पर क्या बोलेंगे आप, डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा एंड P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। लेकिन क्या यहाँ पर स्ट्रेन बराबर होगा, नहीं माय डियर, क्योंकि लेंथ बराबर नहीं है। एज L1 इज नॉट इक्वल टू L2, सो longitudinal strain in the first bar will not be equal to longitudinal strain in the second bar। बात समझ में आ गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, इसीलिए मैंने आपको ये फिगर दिखा दिया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है माय डियर। अब हम लोग यहाँ पर दो केस देखेंगे। मैं इसी फिगर के बारे में बात करते रहूँगा, ठीक है, तो आपको यही फिगर ध्यान में रखना होगा। चलिए अब यहीं से हम लोग दो केस के बारे में बात करेंगे। ओके, चलिए देखिए। सो केस 1, तो जब बार पैरेलल में कनेक्ट होगा, यानी पैरेलल कनेक्शन वाला यदि कोई क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है तो वहाँ पर दो केस पॉसिबल होगा। पहला केस आपको फिगर में दिख जाएगा कि लेंथ बराबर है, देखा था आपने। फिर दूसरा केस होगा कि लेंथ बराबर ना दिया गया हो। तो दो ही केस पॉसिबल है। जब भी बार इन पैरेलल कनेक्शन का क्वेश्चन दिया जाएगा तो दो केस पॉसिबल है। पहला केस लेंथ बराबर होगा, दूसरा केस लेंथ बराबर नहीं होगा। तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, स्ट्रेस, लोड, P1, P2 कैसे फाइंड करेंगे, वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए। सो फर्स्ट केस, मान लीजिए इफ़ L1 बराबर L2 दिया गया है। सपोज L1 इज इक्वल टू L2। तो जब L1 इज इक्वल टू L2 है
तो आप क्या लिखेंगे, तो आप बोलेंगे कि सर इसका मतलब है कि स्ट्रेन इन फर्स्ट बार विल बी इक्वल टू स्ट्रेन इन सेकेंड बार, यही बोलेंगे। ओके, जब स्ट्रेन बराबर है तो आप क्या लिखेंगे, सिग्मा 1 डिवाइड बाई E1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 डिवाइड बाई E2, यानी यहाँ से सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू E1 बाई E2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से आप ये भी बोल सकते हैं कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉडुलस। ओके, और आप जानते हैं P बराबर क्या है, P1 प्लस P2। P1 को क्या हम लिख सकते हैं, सिग्मा 1A1। P2 को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 2A2। स्ट्रेस बराबर क्या होता है, लोड बाय एरिया। सिग्मा 1 बराबर क्या होगा, P1 बाय A1। सो P1 बराबर क्या होगा, सिग्मा 1A1। उसी तरह P2 बराबर क्या होगा, सिग्मा 2A2। सो P बराबर सिग्मा 1A1 प्लस सिग्मा 2A2 हो गया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये जो आपने देखा है यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन, ये कब पॉसिबल होगा, जब लेंथ हमारा सेम दिया गया होगा, तो उस टाइम स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यंग्स मॉडुलस। और P बराबर आप कैसे लिखेंगे, सिग्मा 1A1 प्लस सिग्मा 2A2। अब आप खुद सोचिए, इस दोनों को हम अगर सॉल्व करें, तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन में E1 E2 दिया रहता है, तो उससे क्या होगा कि आपको स्ट्रेस के बीच का रिलेशन मालूम चल जाएगा। और जैसे ही स्ट्रेस के बीच का रिलेशनशिप मालूम चला, ठीक है, आप यहाँ पर क्वेश्चन में A1 A2 भी दिया रहेगा, तो आप सिग्मा 1 सिग्मा 2 को एक ही टर्म्स में ब्रेक कर देंगे, चाहे सिग्मा 1 में चाहे सिग्मा 2 में, क्योंकि यहाँ से रिलेशन मिल चुका है, वही यहाँ पर पुट कर देंगे। तो फिर यहाँ से आपको सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकल जाएगा। दैट मीन्स आप यहाँ से P निकाल सकते हैं। ओके, आप टोटल लोड यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, या P1 P2 भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, with the help of equation 1 and 2, with the help of equation 1 and 2, we can determine P acting on the composite bar. We can determine P acting on the composite bar। ओके, चलिए बहुत ही अच्छी बात है माय डियर। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, देखिए, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इज इक्वल टू E1 बाय E2। सिग्मा 1 को आप क्या लिख सकते हैं, P1 बाय A1। सिग्मा 2 को क्या लिख सकते हैं, P2 बाय A2 बराबर E1 बाय E2। सो ये हो जाएगा P1 बाई P2, यहाँ पर A1 आ गया, यहाँ पर A2 आ गया, इज इक्वल टू E1 बाई E2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सो P1 बाई P2, A1 A2 को इस तरफ लेके आ जाइए। सो A1 E1 बाई A2 E2 लिख सकते हैं जी। ओके, जब हम ऐसा लिख सकते हैं P1 बाई P2 इज इक्वल टू A1 E1 बाई A2 E2, इसका मतलब है कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AE। सो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AE। ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3, ये चीज़ आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। सिग्मा प्रोपोर्शनल टू E है, सिग्मा को क्या लिखेंगे, P बाई A। A इस तरफ आ गया, मतलब P प्रोपोर्शनल टू AE, P प्रोपोर्शनल टू AE। तो आप यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, जब ये प्रोपोर्शनल है तो P1 बाई P2 बराबर A1 E1 बाई A2 E2। एंड आप ये भी जानते हैं कि P इज इक्वल टू क्या होता है, P1 प्लस P2। तो अगर हम इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें, ठीक है,
ये आपका क्या है, इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। अगर हम इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो आप P1 P2 आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो P1 P2 हम फाइंड कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ equation 3 and 4 we can determine P1 and P2। बात समझ में आ गया? तो यही तरीका है, जब आपका लेंथ सेम दिया गया हो, जब आपको कंपोजिट बार में जो भी बार वहाँ पर प्रेजेंट है उस सभी बार का अगर लेंथ सेम दिया गया हो, तो फिर वहाँ पर आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, P कैसे निकालेंगे, P1 कैसे निकालेंगे, P2 कैसे निकालेंगे, तो उसका तरीका यही है। आपको बस ध्यान में देखिए, दो ही चीज़ याद रखना है, दो ही चीज़। स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉडुलस। जब ये याद है तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं P प्रोपोर्शनल टू AE, और फिर P बराबर P1 प्लस P2 तो आपको याद ही है। तो इसी तीनों को यूज़ करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आ गया? चलिए माय डियर, बहुत ही अच्छी बात है। अब हम लोग बात करते हैं केस 2, जब लेंथ बराबर ना हो। ओके, सो केस नंबर 2, when L1 is not equal to L2। जब L1 L2 बराबर ना हो तब क्या होगा? तो आप जानते हैं जब लेंथ बराबर नहीं होगा तो स्ट्रेन भी बराबर नहीं होगा। सो स्ट्रेन इन फर्स्ट बार विल नॉट बी इक्वल टू स्ट्रेन इन सेकेंड बार। तो यहाँ पर सिर्फ डिफॉर्मेशन तो बराबर होना ही है, डिफॉर्मेशन तो बराबर होगा ही। डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 तो कन्फर्म है, ये तो होगा। डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है? PL बाय AE। तो इसको क्या लिखेंगे? P1 L1 बाय A1 E1। ये क्या लिखेंगे? P2 L2 बाय A2 E2। P1 बाय A1 ये क्या है? सिग्मा 1। P2 बाय A2 ये क्या है? सिग्मा 2। सो सिग्मा 1 L1 बाय E1, सिग्मा 2 L2 बाय E2। हमें चाहिए सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2। बाकी सभी टर्म को एक तरफ लेके चले जाइए तो क्या होगा? देखिए E1 L2 डिवाइड बाय E2 L1। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा इसको। सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 है, और इसके साथ भी यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, मतलब स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू E है। स्ट्रेस क्या है? प्रोपोर्शनल टू E है। ओके, लेकिन यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, लेकिन लेंथ के साथ यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है, मतलब स्ट्रेस लेंथ के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या लिखेंगे आप? सिग्मा प्रोपोर्शनल टू E बाय L। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। और फिर आप ये भी जानते हैं P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा 1 A1 प्लस सिग्मा 2 A2। सो दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। इस दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? इस दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका P निकल जाएगा। फ्रॉम 1 and 2 P कैन बी डिटरमाइंड। P कैन बी डिटरमाइंड। बात समझ में आ गया? तो जब फर्स्ट केस आप पढ़ रहे थे, जिस टाइम लेंथ बराबर था, तो उस टाइम सिग्मा प्रोपोर्शनल टू E था, यंग्स मॉडुलस।
लेकिन जब लेंथ बराबर नहीं होगा तो उस टाइम सिग्मा प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, E/L हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ओके, चलिए फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। डायरेक्ट आप यहाँ से भी लिख सकते हैं सिग्मा क्या होता है, P/A, A यहाँ आ जाएगा, यानी P प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, AE/L। वहाँ पर क्या था, P प्रोपोर्शनल टू AE था, यहाँ P प्रोपोर्शनल टू AE/L हो जाएगा। आइए देखते हैं, उसको भी देखते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 E1 L2 E2 L1, ओके। सिग्मा 1 को क्या लिखेंगे, P1 बाय A1, सिग्मा 2 को P2 बाय A2 इज इक्वल टू E1 L2 डिवाइड बाय E2 L1। हमें P1 P2 से मतलब है, सो P1 बाई P2, A1 A2 को उस तरफ लेके चले जाइए, सो A1 E1 L2 डिवाइड बाय A2 E2 L1। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 2 2, मतलब P प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ये तो कन्फर्म है AE, P प्रोपोर्शनल टू AE होगा। और फिर बट लेंथ क्या है, लेंथ अपोजिट है, तो लेंथ के साथ इन्वर्सली रिलेशन में होगा। सो P प्रोपोर्शनल टू AE/L, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3 एंड P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ये क्या है आपका इक्वेशन नंबर 4। सो आप इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 के हेल्प से आप P1 P2 को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 P1 and P2 can be determined। बात समझ में आ गया? देखिए, अगर ये आपसे याद नहीं हो रहा है या ये याद नहीं हो रहा है तो क्या दिक्कत है यार, ये तो याद रहेगा ना, ये तो याद रहेगा ना। सिर्फ इसी को तो याद करना है, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू E/L। जब ये याद रहेगा तो आप ये तो लिख सकते हैं फटाक से, और जब ये याद रहेगा तो ये भी आपको याद ही रहेगा, क्योंकि सिग्मा P/A होता है, A इस तरफ आ जाएगा, AE/L, ठीक है। और फिर जब इसको आप लिख सकते हैं तो इससे आप ये लिख सकते हैं, और ये तो आपको पता ही है, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये तरीका हम आइडिया, तो ये तरीका कब आप यूज़ करेंगे, जब लेंथ बराबर ना हो। जब लेंथ बराबर होगा तो उस टाइम सिग्मा प्रोपोर्शनल टू E, P प्रोपोर्शनल टू AE। जब लेंथ, सॉरी क्या मैंने उल्टा बोल दिया, ओके फिर से बोलने दीजिए। फर्स्ट केस में जब लेंथ बराबर होता है तो उस टाइम स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉडुलस एंड P प्रोपोर्शनल टू AE, और अगर लेंथ बराबर ना हो तो उस टाइम स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू E/L, ओके, नॉट E, E/L, और P प्रोपोर्शनल टू AE/L, ओके। नाउ आई थिंक कि आपको यहाँ पर कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा माय डियर। अब यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं पहले, ठीक है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे मूव करेंगे। और मैंने आपको बोल दिया है, ठीक है, फिर से बोल देता हूँ कि अगर आपको कहीं पर भी, जैसे कोई भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैंने प्रीवियस आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाया, फ्लूइड मशीनरी पढ़ाया, ठीक है, फिर हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी देख रहे हैं, तो कहीं पर भी यदि आपको कुछ भी डाउट हो, ठीक है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड यदि आप थर्मोडायनामिक्स का मेरा लेक्चर देखना चाहते हैं, ठीक है, और सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी मैंने करवाया है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उसका नाम है स्टडी विथ रितेश सर, ठीक है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप यहाँ पर जाके, मैंने वहाँ पर थर्मो कंप्लीट पढ़ा दिया है एंड सोम का क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी मैंने करवाया है, तो आप वहाँ से जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए,
ओके, नाउ देखिए एक क्वेश्चन है, ओके इसका एरिया A1, A2, E2, A3, E3, दिस इज़ योर फर्स्ट बार, दिस इज़ योर सेकेंड बार, दिस इज़ योर थर्ड बार, और यहाँ पर इसका टोटल वेट जो है वो है 2.75 किलो न्यूटन। ओके, 2.75 किलो न्यूटन है, ठीक है। E1 बराबर, और क्या दिया हुआ है देखिए, E1 बराबर 2E2 बराबर 3E3, ये गिवन है। तीनों का एरिया सेम दे रखा है, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है देन फाइंड लोड रजिस्टर्ड बाय ईच बार, देन फाइंड लोड रजिस्टर्ड बाय ईच बार, ठीक है। और सभी का लेंथ क्या है, L है, इसका भी लेंथ L, इसका भी लेंथ L, इसका भी लेंथ L। यही आपका क्वेश्चन है माय डियर। ओके, ये आपका क्वेश्चन है, 3 बार दिया हुआ है और तीनों बार से एक वेट कनेक्टेड है जिसका वैल्यू कितना है 2.75 किलो न्यूटन, और तीनों बार का एरिया सेम दे रखा है A1, A2, A3, बट तीनों का यंग्स मॉडुलस डिफरेंट है, और तीनों आपस में किस तरह रिलेटेड है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। E1 बराबर 2E2 बराबर 3E3। तो आपसे पूछ रहा है कि ठीक है, ये बताओ कि तीनों बार में कितना लोड शेयर हो रहा है, तीनों बार में कितना लोड रजिस्ट होगा। ये फर्स्ट बार कितना लोड रजिस्ट करेगा, सेकेंड कितना करेगा, थर्ड कितना करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। बात समझ में आया? ओके, चलिए देखिए माय डियर, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया है कि जब भी बार पैरेलल में कनेक्ट होगा तो वहाँ पर 2 चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि पहला डिफॉर्मेशन बराबर होगा और सेकेंड लोड क्यूमुलेटिव होता है, ठीक है। सपोज माय डियर, सपोज फर्स्ट बार में P1 लोड को रजिस्ट कर रहा है, P1 लोड इसमें जा रहा है, ये रजिस्ट कर रहा है P2 लोड को, और ये रजिस्ट कर रहा है P3 लोड को। तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे माय डियर हियर, आप जानते हैं समेशन ऑफ V बराबर 0 होता है, यानी दिस प्लस दिस प्लस दिस बराबर क्या होगा, दिस, क्योंकि ये वेट नीचे की तरफ काम करेगा। ओके, यही वेट तीनों में शेयर होगा, या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं P1 प्लस P2 प्लस P3 किसके बराबर होगा, W के बराबर। सो P1 प्लस P2 प्लस P3 विल बी इक्वल टू 2.75 किलो न्यूटन। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट केस आप देख चुके हैं, 2 पॉइंट होता है पैरेलल कनेक्शन में, लोड्स क्यूमुलेटिव आप ले चुके हैं। दूसरा क्या होगा, डिफॉर्मेशन बराबर होगा। तो यहाँ पर तीनों ही बार में डिफॉर्मेशन बराबर होगा। सो डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा 3 होगा ना जी, ठीक। डेल्टा 1 यानी P1 L1 बाय A1 E1, डेल्टा 2 P2 L2 बाय A2 E2, डेल्टा 3 P3 L3 बाय A3 E3, यही लिखेंगे।
तीनों का एरिया सेम है, सो A1 A2 A3 कट गया, लेंथ भी सेम है L1 L2 L3 कैंसल आउट। अब देखिए P1 हमें नहीं पता, P1 बाय E1। अब देखिए ये E1 E2 E3 आपस में रिलेटेड है, E1 बराबर 2 E2 बराबर 3 E3। तो आप ऐसा कीजिए कि तीनों यंग्स मॉडुलस में किसी एक यंग्स मॉडुलस को लेके चलिए, तो P1 बाई E1 तो हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, E2 और E3 को E1 के टर्म्स में लिखेंगे, E1 के टर्म्स में। तो P2, ये E2 क्या होगा, E2 बराबर आप क्या लिखेंगे, E1 बाई 2, P3 डिवाइड बाई E3 बराबर क्या लिखेंगे, E1 बाई 3। ओके, चलिए अब देखिए, सो यू कैन राइट P1 बाई E1, 2 ऊपर चला गया, सो 2P2 डिवाइड बाई E1, 3 ऊपर चला गया, 3P3 डिवाइड बाई E1 लिख सकते हैं ना। ओके, E1 तीनों जगह E1 है, तीनों कैंसिल हो जाएगा, तीनों कैंसिल आउट हो जाएगा माय डियर। ओके, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ से, सो P1 बराबर 2P2 बराबर 3P3, ये हमारा निकल चुका है। मतलब तीनों लोड में क्या रिलेशन होगा ये हमने फाइंड कर लिया। और जब तीनों लोड के रिलेशन को हमने फाइंड कर लिया है, अब हम वही वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो आपका तीनों लोड 1 बाय 1 करके निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, फ्रॉम 1 क्या है, P1 प्लस ये वाला है, ठीक है। अब हम सभी को P1 प्लस P2 को हम क्या लिख सकते हैं, P2 को हम लिख सकते हैं P1 बाई 2 प्लस P3 को हम क्या लिख सकते हैं, P1 बाई 3। एक ही लोड के टर्म्स में लिखिए ताकि आपका वैल्यू निकल जाए। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, 6P1 प्लस 3P1 प्लस 2P1, 9 to 11P1, 6 इंटू 2.75। तो यहाँ से P1 इज इक्वल टू निकल जाएगा जी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16.50 बाय 11, 1.5 किलो न्यूटन। तो देखिए आपका P1 निकल चुका है 1.5 किलो न्यूटन। पहला आंसर आपका निकल चुका है। P1 कितना होगा, 1.5 किलो न्यूटन। बट हमें P2 भी निकालना है, P3 भी निकालना है। अब तो बन चुका है क्वेश्चन आपका बन चुका है। ओके, सो नाउ P2 इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, P2 इज इक्वल टू P1 बाई 2। P1 कितना है, 1.5 बाई 2, दैट मीन्स 0.75 किलो न्यूटन। सो P2 इज इक्वल टू 0.75 किलो न्यूटन। तो P2 भी हमारा निकल चुका है। अब निकालेंगे हम लोग P3। सो नाउ P3 विल बी P1 बाई 3, 1.5 बाई 3, 0.5 किलो न्यूटन। सो द वैल्यू ऑफ P3 विल बी 0.5 किलो न्यूटन। तो देखिए
तीनों बार में कितना लोड शेयर हुआ है, तीनों बार कितना कितना लोड को रेजिस्ट कर रहा है वो आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट बार 1.5 किलो न्यूटन को रेजिस्ट करेगा, सेकेंड बार 0.75 को करेगा एंड थर्ड बार 0.5 को करेगा। तीनों का समेशन कितना होगा 2.75। देख लीजिए 1.5 प्लस 0.5 2 प्लस 0.75 2.75 हो गया। तो यही इसका सॉल्यूशन था एंड आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके चलिए माय डियर, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे और करेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है माय डियर, आइए देखते हैं। ओके चलिए देखिए, ए माइल्ड स्टील बार ऑफ A mild steel bar of cross sectional area 490 mm squared is surrounded by a copper tube of area 210 mm square as shown in the figure, okay. When they are placed centrally, on a rigid base, it is found that the steel bar is 0.15 mm longer than 0.15 mm longer, okay, only longer, okay. Over this unit, a rigid plate carrying a load of 80 kilonewton is placed. Find the stresses in each bar. Find the stresses in each bar if the length of the composite bar is composite bar is 1 meter, okay. Assume Young's modulus of steel is equal to 200 GPa and Young's modulus for copper is 100 GPa, okay.
अब इसका फिगर देख लीजिए माय डियर, इसका फिगर देखिए, ठीक है। मैं फिगर यहाँ पे बना रहा हूँ। अस्सी किलो न्यूटन। ये क्या है आपका स्टील बार, ये क्या है कॉपर ट्यूब, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, और ये स्टील बार कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा लॉन्गर है, तो ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 0.15 mm, 0.15 mm, ओके। और दोनों का लेंथ कितना दिया हुआ है, दोनों का लेंथ आपका 1 मीटर दिया हुआ है, कंपोजिट बार का लेंथ, ठीक है। तो कंपोजिट बार मतलब यहाँ से लेंथ यहाँ तक कितना दिया हुआ है 1 मीटर। यही आपका क्वेश्चन है माय डियर, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्वेश्चन को बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए माय डियर, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए माइल्ड स्टील बार ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस माइल्ड स्टील बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला हमें दिया हुआ है 490 mm स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, यानी एरिया ऑफ माइल्ड स्टील बार A2 490 mm स्क्वायर, ओके। इज सराउंडेड बाय ए कॉपर ट्यूब, इज सराउंडेड बाय ए कॉपर ट्यूब ऑफ एरिया 210। इस कॉपर ट्यूब का एरिया कितना है, यानी A1 कितना है 210 mm स्क्वायर, ओके, एज शोन इन द फिगर। व्हेन दे आर प्लेस्ड सेंट्रली, जब दोनों को हम सेंट्रली प्लेस कर रहे हैं ऑन ए रिजिड बेस, इस रिजिड बेस पे हम लोग दोनों को सेंट्रली रख रहे हैं, तो क्या देखा गया, इट इज़ फाउंड दैट द स्टील बार इज 0.15 mm लॉन्गर। जब दोनों को हम एक रिजिड बेस पर सेंट्रली रख रहे हैं, तो ये देखे हम लोगों ने पाया कि स्टील बार का जो लेंथ है ना, वो इस कॉपर ट्यूब से 0.15 mm ज़्यादा है, ओके। ओवर दिस यूनिट, इस दोनों यूनिट के ऊपर ए रिजिड प्लेट कैरिंग ए लोड ऑफ 80 किलो न्यूटन इज प्लेस्ड, इसके ऊपर एक 80 किलो न्यूटन का एक लोड कैरी हो रहा है। तो बताइए फाइंड द स्ट्रेसेस इन ईच बार, तो दोनों बार में स्ट्रेस कितना काम करेगा इफ़ द लेंथ ऑफ कंपोजिट बार इज़ 1 mm। इफ़ द लेंथ ऑफ कंपोजिट बार का मतलब क्या है, मैंने बताया कंपोजिट बार का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा बार पैरेलल में कनेक्ट हो। तो यहाँ पर कंपोजिट बार से मतलब आपको समझना है कि कंपोजिट बार का लेंथ अगर दो बार पैरेलल में कनेक्ट है तो उसे कंपोजिट बार कह रहे हैं। तो दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए, दोनों का लेंथ सेम होता है, ठीक है। मतलब देखिए ये आपका स्टील बार है और कॉपर ट्यूब भी यहाँ से रहता, तब हम बोल देते कि ये कंपोजिट बार है और इसका लेंथ 1 मीटर दिया हुआ है। अब ये कंपोजिट बार हुआ है, अभी ये कंपोजिट बार नहीं है क्योंकि दोनों का लेंथ अलग अलग है। तो अब अभी आप इसे कंपोजिट बार नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों का लेंथ अलग अलग है। कंपोजिट बार कब होगा, जब ये स्टील भी यहाँ आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा,
तब हम इसे बोलेंगे कंपोजिट बार हो चुका है और उसका लेंथ 1 मीटर दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 1 मीटर लिखा है। ओके, अब देखिए माय डियर, चलिए तो क्वेश्चन को मिटा देते हैं और हाँ, यंग्स मॉडुलस भी लिख लीजिए। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील यानी 2 इज़ 200 GPa एंड यंग्स मॉडुलस फॉर कॉपर ट्यूब इज़ 100 GPa। अब आप क्वेश्चन को मिटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए माय डियर, तो अभी क्या है, अभी ये कंपोजिट बार की तरह एक्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्टील का लेंथ ज़्यादा है। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही इसके ऊपर 80 किलो न्यूटन का लोड रखा हुआ है, तो सबसे पहले ये स्टील जो है ना, स्टील में कॉन्ट्रैक्शन होगा, स्टील कॉन्ट्रैक्ट होगा। कितना कॉन्ट्रैक्ट होगा? इतना 0.15 mm कॉन्ट्रैक्ट होगा स्टील। तो कॉन्ट्रैक्ट होने में भी इस लोड का कुछ पार्ट चला जाएगा। ये 80 है, हो सकता है कि 20 किलो न्यूटन लग गया हमको इसको कंप्रेस करने में। जैसे कंप्रेस हुआ, अब ये कंपोजिट बार बन चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि इसके कॉन्ट्रैक्शन में कितना लोड जाएगा। ओके, देखिए, लेट PS1 it is the initial load offered by steel in the contraction of 0.15 mm। तो यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू कितना है? 0.15 mm। मतलब हमें इतना कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, इतना डिफॉर्मेशन होना चाहिए, स्टील इतना कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो उतना कॉन्ट्रैक्ट होने में कितना लोड आएगा, कितना लोड लगना चाहिए, वो निकाल रहे हैं। तो डेल्टा तो 0.15 mm है, लेंथ कितना होगा? तो स्टील बार का लेंथ कितना है? यहाँ से यहाँ तक 1 और प्लस 0.15, ठीक है। यानी 1 मीटर प्लस 0.15 mm। mm में चेंज कर दीजिए, 1000 प्लस 0.15, दैट मीन्स 1000.15 mm। सॉरी, 1000.15 mm टोटल लेंथ हो गया। अब आप लगा दीजिए डेल्टा इज इक्वल टू PL/A। P क्या है? लोड, और यहाँ पर लोड आपने क्या माना है? PS1। सो PS1 इंटू L/A। सो PS1 इज इक्वल टू AE डेल्टा डिवाइड बाय L। स्टील का एरिया कितना दिया हुआ है? स्टील का एरिया 490 mm²। ई का वैल्यू कितना है स्टील के लिए? 200 GPa। 200 इंटू 10⁻³ डेल्टा कितना है? 0.15। एल कितना है? 1000.15। आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना वैल्यू आएगा। सो PS1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 14.698 किलो न्यूटन। देखिए माय डियर, 80 किलो न्यूटन यहाँ पे रखा हुआ था। इस 80 में से 14.698 मतलब 14.698 इतना फोर्स इस स्टील को कॉन्ट्रैक्ट करने में चला जाएगा, इस स्टील को कॉन्ट्रैक्ट करने में चला जाएगा। अब आपका स्टील यहाँ पर आ चुका है, अब आपका स्टील यहाँ आ चुका है और अब ये कंपोजिट बार हो चुका है और उसका लेंथ कितना है? 1 मीटर है। यानी इतने पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, इतने लेंथ को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इसमें से 80 में से 14.698 किलो न्यूटन चला जाएगा। तो रिमेनिंग कितना होगा जी? 14.698 तो चला गया ना। अब आप खुद सोचिए, 14.698 चला गया तो बचा कितना? तो जो बचा है अब वो किस में शेयर होगा?
अब वो 1 और 2 में शेयर होगा। क्यों? क्योंकि अब ये 80 कहाँ आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है। ध्यान से देखिएगा, अब ये 80 नहीं, अब ये कितना होगा देखिए, अब ये लोड आपका यहाँ पर लगेगा और ये 80 तो नहीं होगा, कितना होगा ये 80 माइनस 14.698, 80 माइनस 14.698, ठीक है, यानी 65.302 आई थिंक, यानी 65.302 किलो न्यूटन अब इस दोनों पे लग रहा है। बात समझ में आ रहा है? 80 अब नहीं है, अब कितना है 65.302। ओके, सो आप लिख लीजिए। सो P1 इसमें P2 शेयर होगा, इसमें P1 शेयर होगा। सो P1 प्लस P2 इज इक्वल टू अब क्या होगा 65.302, 65.302 एंड यहाँ से स्ट्रेस आप जानते हैं, स्ट्रेस क्या होगा सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू E1 बाई E2, क्योंकि लेंथ सेम है। सो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू E1 बाई E2। E1 कितना है 100 बाय 200, 1 बाई 2, सो सिग्मा 2 इज इक्वल टू 2 सिग्मा 1, सिग्मा 2 इज इक्वल टू 2 सिग्मा 1। और अब यहाँ से क्या लिखेंगे P1 को क्या लिखेंगे सिग्मा 1 A1 प्लस सिग्मा 2 A2 बराबर 65.302। इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सिग्मा 1 A1 कितना है 210 प्लस सिग्मा 2 के जगह पे क्या लिखेंगे 2 सिग्मा 1, 2 सिग्मा 1 A2 कितना है 490 इज इक्वल टू 65.302। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो सिग्मा 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा देखिए, सिग्मा 1 आ जाएगा 54.876 मेगा पास्कल। और जैसे ही ये निकल गया तो सिग्मा 2 क्या हो जाएगा 2 सिग्मा 1, यानी सिग्मा 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 109.76 मेगा पास्कल। यही तरीका था माय डियर। तो देखिए दोनों ही बार में आपने क्या किया स्ट्रेस को निकाल लिया है, ठीक है। स्टील बार एंड कॉपर ट्यूब में स्ट्रेस आपका निकल चुका है। तो यही तरीका है माय डियर, इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था लेंथ अब दोनों का सेम हो चुका है। जब लेंथ दोनों का सेम हो जाएगा तो हम ये वाला यूज़ करते हैं और फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं, बताए थे ना, इसी दोनों को यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे देखिए स्ट्रेस का रिलेशन मिल गया, E1 E2 दिया हुआ था, फिर इसका यूज़ करके हमने स्ट्रेस निकाल लिया, ठीक है। तो आई होप कि इस सेशन में मैंने आपको जो भी समझाया है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो चलिए माय डियर इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।